तालिका किससे चलती है? सर्वोच्च न्यायालय से। आर्टिकल 124 में है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसके अलावा आर्टिकल 124 ए में है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आर्टिकल 124 बी में है फंक्शंस ऑफ द कमीशन, इस आयोग के कार्य। आर्टिकल 124 सी में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, संसद की कानून बनाने की शक्ति। इसके बाद आर्टिकल 125 अनुच्छेद 125 में है अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के विषय में। इनके वेतन और भत्ते संसद के ही द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और ध्यान रखेंगे, नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन या उसमें कोई भी कमी नहीं की जा सकती। इसके बाद आर्टिकल 126 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 126 कहता है इन एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल होल्ड हिज ड्यूटीज। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उनका कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद आर्टिकल 127 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द पावर और हैज द राइट टू अपॉइंट अ हाई कोर्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट एज एन एडहोक जज। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से अधिकतम 2 वर्ष के लिए किसी भी केस या किसी भी मामले के कोरम को पूरा करने के लिए किसी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, जिसमें वो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एडहॉक जज के रूप में कार्य कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 128 में है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। जिस तरीके से हाईकोर्ट के जज को नियुक्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है फॉर टेम्परेरी पर्पस फॉर सम पर्टिकुलर केसेस और डिबेट्स। इसके बाद आर्टिकल 129 जो कहता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी मामले आज तक आए हैं उन सभी को संरक्षित कर कर रखा गया है ताकि हाई कोर्ट उससे क्या ले सके, रेफरेंसेस ले सके। आर्टिकल 130 में है लोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट शुड बी इन नेशनल कैपिटल और नियर टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। सर्वोच्च न्यायालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी में या राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होना चाहिए। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, जिसका मतलब है कुछ मामलों की सुनवाई सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसमें सबसे पहले है वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के हनन का मामला। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का मामला सीधे कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, किसी केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है, एक तरफ केंद्र और राज्य और दूसरी तरफ कोई दूसरा राज्य, कोई ऐसा विवाद होता है, तो ये सारे के सारे मामलों पर आरंभिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसके बाद आर्टिकल 131 ए में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्राई क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ यूनियन लॉज एबोलिश्ड। आर्टिकल 131 ए जिसमें केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, लेकिन इस आर्टिकल को अब निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 132 जिसमें है अपीलेट जुरिस्डिक्शन या सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकारिता।
और आप जानते हैं कि उच्च न्यायालयों के कुछ मामलों में सुनवाई के बाद या फैसला देने के बाद उन मामलों की अपील किसमें की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, जो कि कई प्रकार की होती है। जैसे आर्टिकल 133 में है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सिविल मैटर्स। दीवानी मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में करना आर्टिकल 133 में है। क्रिमिनल मैटर्स या आपराधिक मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में करना आर्टिकल 134 में है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स, यानी कि दंडिक विषयों या आपराधिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। इसके अलावा आर्टिकल 134A जिसमें है सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालयों में अपील के लिए प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, आर्टिकल 135 jurisdiction and powers of the federal court under existing law to be exercisable by the supreme court। विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक प्रकार की अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय विशेष इजाजत दे सकता है। आर्टिकल 137 इंपॉर्टेंट है, रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स। अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय उसको रिव्यू कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। आर्टिकल 138 एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है लेकिन उसे कम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 139 पावर टू इश्यू सर्टेन रिट्स कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालयों को प्रदान किया जाना। आर्टिकल 139A ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ मामलों का अंतरण। अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। आर्टिकल 140 जिसमें है एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियां। आर्टिकल 144 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसका मतलब है अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी विधि को घोषित किया जाता है, कोई भी कानून घोषित किया जाता है, तो वो सारे के सारे न्यायालयों पर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्क्लोजर एटसेट्रा, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, अनुच्छेद 142 के तहत। अगला 143 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह किसी भी मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं, एडवाइजरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, अनुच्छेद 144 में है। नेक्स्ट, आर्टिकल 144A स्पेशल प्रोविजंस फॉर सेटलिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज, विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। इस आर्टिकल को भी अब समाप्त किया जा चुका है, एबोलिश किया जा चुका है। आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, जिसमें है न्यायालय के नियम। आर्टिकल 146 में है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एक्सपेंसेस, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उसमें होने वाले खर्चे। लास्ट आर्टिकल 147 में इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बाय द सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्वचन। इसके बाद आर्टिकल 148 से 151 तक हम बात करते हैं अबाउट अटॉर्नी, और माफ कीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सबसे पहले आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में है
द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान आर्टिकल 148 में किया गया है। आर्टिकल 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 149 में है। नेक्स्ट, आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप यानी कि ऑडिट रिपोर्ट्स का ड्राफ्ट। और लास्ट में आर्टिकल 151 के तहत ऑडिट रिपोर्ट्स या संपरीक्षा प्रतिवेदन। यह था हमारे संविधान का भाग 5, जिसमें हमने बात की अबाउट यूनियन या संघ के बारे में। सबसे पहले संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और फिर संघ की न्यायपालिका के बारे में, और लास्ट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 यानी कि संविधान के भाग 6 के बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि संविधान के भाग 5 के बाद सबसे लंबा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही कौन सा है? पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 6, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट द स्टेट यानी कि राज्य के बारे में, यानी कि वो सारे के सारे प्रोविजंस, वो सारे के सारे प्रावधानों के बारे में जो कि लागू होते हैं किस पर? स्टेट्स पर यानी कि राज्यों पर। अभी तक हमने भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका के बारे में बात की थी। अब हम संविधान के भाग 6 में बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका के बारे में। आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक हम बात करते हैं अबाउट पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज स्टेट। और क्योंकि इसमें सारे के सारे राज्यीय प्रावधान दिए गए हैं, स्टेट प्रोविजंस दिए गए हैं, इसीलिए याद रखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6